been a pleasure here, coming. उनसे सीखने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उस्ताद जी ने मुझे मौका दिया है कि वो अपनी तालीम आप मुझे दे रहे हैं और इनके साथ मैं कई जगह प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, उनके साथ संगत भी की है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्ताद जी का और मैं यही चाहूँगा कि उस्ताद जी जैसे मुझे सिखा रहे हैं वैसे ही बाकी सबको भी सिखाते रहें और इनकी लंबी उम्र के लिए मैं बहुत दुआएं करता हूँ कि हमारे उस्ताद जी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा ऐसे ही हम सबको अपना मार्गदर्शन कारे बदरिया मेघना सुहावे मोहम्मद शरण रे। कमाल साबरी साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये हमारे इस मुल्क के ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहे हैं और आज ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ये सारंगी के साथ ये अब मंच पर पधारते हैं तो इनकी जो गायकी और इनकी जो सारंगी प्ले करने का जो इनका जो तरीका है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि इनकी जो लेगेसी है उसको इन्होंने बाखूबी बहुत संभाल के रखा हुआ है। हम सब कमाल साबरी साहब की लंबी उम्र की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं इनके जो दोनों साहबजादे हैं माशाल्लाह बहुत छोटे बच्चे हैं वो, बट कई शोज में एज ए एंकर में जहाँ भी परफॉर्म करने के लिए गया कई बार मैंने कमाल साहब को वहाँ पर दावतनामा भेजा और वो तशरीफ लाए वहाँ पर। ये उनका बड़प्पन है और इनके बच्चों को भी मैंने सुना मंचों पर भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। इस पूरे परिवार के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो योगदान है हमारी भाभी जी का यानी कमाल साहब की बेगम साहिबा का, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस परिवार को जिस तरह से लेकर चल रही हैं। दुआ करेंगे ये परिवार हमेशा खुशहाल रहे, खुश रहे और इसी तरह संगीत की सेवा करते रहे। आप सारंगी बजाते हैं जी, आप गाते हैं, गायक भी हैं, आप लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और तो ये सब काम करते हैं। माशाल्लाह आप दिखने में भी हैंडसम हैं। कभी फिल्मों में हीरो बनने का आपको? बहुत बचपन से मेरा बड़ा चाव था कि मैं फिल्मों में, लेकिन अब मैं अपने जो मेरे गाने उनको कंपोज करके मैं थोड़ा बहुत दिखता हूँ तो मेरा वो भी पूरी हो जाती है चाहत। एल्बम वगैरह में जब मैं नजर आता। लेकिन कभी किसी कहीं से आपको ऑफर नहीं मिला? कि ऑफर मिला, मैंने काम भी किया जी बिल्कुल उसमें, लेकिन वो फिल्म फिर वो रिलीज नहीं हुई। एक तो फिल्म मेरे दोस्त ने बनाई थी इटली में, लेकिन उसके अलावा एक और फिल्म बनाई जिसमें मैं एज ए प्रेजेंटर आया। फिर मैंने एक शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम था, उसका नाम था नाद भेद, उसको प्रेजेंट किया था मैंने, जो दूरदर्शन स्पीक मैकेनिक मिल के बनाया था। और उसके अलावा फिर अमेरिका के जो हमारे न्यूयॉर्क के जो पुराने मेयर थे, अब तो इलेक्शन हो रहा है वहाँ, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था और फिर उज़्बेकिस्तान में भी मुझे वर्ल्ड म्यूजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। उसमें 40 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही थी अपने अपने देशों को। सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया and God's grace I had the pleasure of getting the award there. तो ये सारे प्रिविलेजेस जब आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि
खासकर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे और जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपने और आगे अच्छे काम करने हैं, अच्छे मैसेज देने हैं, पीस और हार्मनी का मैसेज देना है, लव का मैसेज देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है थ्रू दी म्यूजिक। तो पीस थ्रू म्यूजिक में अपने अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो कोई साज जो बजाते हैं अगर वो गाते भी हैं तो इसमें उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और लोगों से कम्युनिकेट सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो आवाज के सबसे ज्यादा नजदीक है, और सारंगी की जो तालीम है, जो शिक्षा है, वो सेम तालीम है जो गायकी की तालीम है जी। तो उसमें जो बंदिशें हैं, जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो उसकी जो गायक को सिखाई जाती है, वही सारंगी में। तो इसलिए सारंगी के प्लेयर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि वो गा सके, क्योंकि जब आप बजा रहे होते हैं तो जहन में आपके वो गाना चल रहा होता है, वो कॉम्पोजिशन चल रही होती है। जब उसको कॉम्पोजिशन को आप सुनते रहते हैं तो एक टाइम पे वो आपकी रूह में चली जाती है। जब रूह में चली जाती है तो आप जब गाते हैं उसको तो इफेक्टिव गाना निकलता है, क्योंकि आपके अंदर वो संगीत है। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है मालिक तो का कभी गायन के लिए गाने मैंने गाना गाया। अभी एक और मेरा जो भजन आ रहा है अनूप जी के साथ, नेक्स्ट इस पे रिलीज हो जाएगा, ये अपना ये जो जन्माष्टमी है, अच्छा कृष्ण भजन है वो, और वो क्लासिकल कॉम्पोजिशन है। तोर बिना मोहे चैन नहीं ब्रज के नंद लाला, तोर बिना मोहे चैन नहीं, तोर बिना मोहे चैन नहीं ब्रज के नंद लाला। तो ये कॉम्पोजिशन मेरी अच्छा, है। एक आपसे सवाल करता हूँ ये कि आप इतनी चीजें जानते हैं, बजाना जानते हैं, गाना जानते हैं, लिखना जानते हैं, एक्टिंग जानते हैं, कभी किसी दौर में ये लगे कि किसी एक को चुनना है तो किसको चुनेगा? हमेशा सारंगी को ही मैंने चुना है। सारंगी को? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा ये तो हमारा खानदानी साज है। सारंगी की वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ, तो हमेशा मैं सारंगी को ही प्रायोरिटी देता हूँ। ये मेरा, आई एम एक्सपर्ट ऑफ सारंगी। और जब आप एक चीज के एक्सपर्ट होते हैं तब जाके दूसरी चीजें इजी हो जाती हैं। कहते हैं एक सदे, सब सादे सब जात। कि सबको अगर साधने में लग जाओगे एक साथ तो सब चला जाएगा, लेकिन एक चीज को अच्छी तरह साध लोगे तो मैं मानता हूँ सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे आपको गाना भी इजी हो जाता है और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा, सब कुछ का है कि एक है साधे सब सदे के साथ साथ एक ये है कि ये सब कुछ जिसको आता है वो संगीत निर्देशक बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो मैंने संगीत निर्देशक का मतलब ये कि जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं तो उसमें कौन सा साज कहाँ आएगा, क्या आएगी, क्या तबला आएगा, यहाँ पे ढोलक अच्छी लगेगी, वो करना में इजी हो जाता है और वो मैं करता हूँ। मैंने ऑर्केस्ट्रा को कंपोज किया है, और जो हमारा जो यूरोपियन यूनियन चेंबर ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ मैंने काम किया। वियना चेंबर म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा जो जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले मैंने इंडिया का एक ऑर्केस्ट्रा लॉन्च किया था, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। उनके साथ मैंने एक जुगलबंदी कराई थी, वो बहुत कामयाब रहा था दिल्ली में। तो ये सब मेरे तो आपके कोई एल्बम वगैरह या किसी फिल्म के लिए आपने संगीत? जी बिल्कुल। आप खामोश पानी में मैंने बहुत काम किया, उसमें सारंगी का भी काम किया। और दूसरे एक फिल्म है जो एक जिम कावियज़ेल और यूरोपियन अमेरिकन फिल्म है उसमें भी मुझे म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला। उस फिल्म का वो फिल्म थी गॉड के ऊपर। तो हमारा म्यूजिक जो है वो स्पिरिचुअल म्यूजिक है, तो उसमें भी मैंने कॉम्पोजिशंस अपनी दी थी, और उसका नाम था फिल्म का द बिग क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये वहाँ की अपना हॉलीवुड की मूवी है। उसके अलावा बहुत सी मैंने हॉलीवुड फिल्मों में सारंगी भी बजाई, एज ए म्यूजिशियन भी काम किया, एज ए कंपोजर भी काम किया। उसमें क्या होता है कि वो 2-3 कंपोजर से कंपोजिशंस बनवाते हैं, तो उसमें मेरी भी कंपोजिशंस रही हैं मूवीज में जी। अच्छा, सारंगी संगति का एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है, उसको एक जो है एकल सोलो बनाना, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये बड़ी चुनौती है क्योंकि जब आप स्टेज पे बैठे होते हैं अकेले, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर इल्म होगा सारंगी पे
तो आप फिर नई से नई चीज़ क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी, और अपनी म्यूजिशियनशिप वैल्यूज दिखाएंगे। न सिर्फ ये कि एक छोटा सा राग आपने बंदिश बजाई और अपने 2-3 ताने सीख ली, वो तो एक छोटी सी आपको इल्म हो गया। लेकिन जब आप 1-1.5 घंटे का राग बजाते हैं तो उसमें प्रॉपर तालीम नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। जी। तो उसमें बड़ा ज़रूरी था कि पिताजी के साथ बैठ के मैंने प्रॉपर तालीम ली हर राग की, जो मैं आज बजा रहा हूँ या आज कहीं परफॉर्म करता हूँ। तो उसकी तालीम मेरे पास नहीं होगी तो मैं नहीं बजा पाऊंगा। उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी ताल कैसे डेवलपमेंट होगी उसकी। मैंने अपने सारंगी पे 9.5 मात्रे, 8.5 मात्रे, 7.5 मात्रे, इनकी कॉम्पोजिशन मैंने अपने पिताजी से सीखी और वो मैंने डिलीवर करी ऑन द माय कॉन्सर्ट्स। तो वो बगैर पहली बार के सोलो परफॉर्म किया स्टेज पे, तो कितनी देर, कितना लंबा था? वो मेरे ख्याल है आधा घंटे का मुझे मौका मिला था हरिवल्लभ में। जी, उस वक्त मेरी उम्र भी छोटी थी, 15 साल की, 16 साल की उम्र थी। वो बहुत कामयाब कॉन्सर्ट रहा। एक अच्छा लंबा कितने देर? मैंने 3 घंटे बजाया जी, सबसे लंबा सारंगी, बिल्कुल 3-3.5 घंटे मैंने। साउथ इंडिया में, केरला में, वहाँ लोग ज़्यादा सुनते हैं, और 3-3 घंटे की भी सारंगी कॉन्सर्ट्स की मैंने, और उसमें अलग अलग चीज़ें बजाई। 3 घंटे का जो कार्यक्रम हुआ तो उसके लिए तैयारी पहले से की थी कि सर वो तो पूरी लाइफ आप तैयारी कर रहे हैं, हर वक्त आप सोच रहे हैं। उसकी प्लानिंग होती है ना कि भाई आप 3 घंटे कैसे पूरे करेंगे। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप नहीं बजा पाएंगे 3 घंटे, और उसके बाद आपका स्टैमिना। योजना एक बनाई होगी ना, प्लानिंग की प्रॉपर जी। 1 घंटे राग कैसे रहेगा, पहले राग का क्या फ्रेमवर्क होगा, आलाप कैसे होगा, क्या, वो तो करना ही पड़ता है। उसके अलावा तो विविधता आए उसमें, और लोगों को लोग बंधे रहे आपके साथ 3-3.5 घंटे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अच्छा, जब पहले तो भारत में जब आप करते हैं, जब परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ किस लैंग्वेज में करते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में? नहीं, बाहर जब आप बजाते हैं तो गाना बजाना है, वो तो उसकी लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। लेकिन जब आप उसको एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो अंग्रेजी लैंग्वेज में कर लेते हैं। लेकिन जब आप भारत में बजाते हैं तो घराने को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाहर बजा रहे हैं तो इंडियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक सेशन है जो आपके घराने को रिप्रेजेंट जब आप करते हैं, आप स्टेज पे बैठते हैं, तो वो इंडिया में जब बजा रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर बजा रहे हैं तो अपने भारत के म्यूजिक को आप, वो बड़ा झंडा आपके हाथ में होता है कि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत बजा रहे हैं। विदेशों में भी ऐसी जगह भी आपने बजाया होगा जहाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते फिर भी हमने इंग्लिश में ही उनको ट्रांसलेट किया। और जो प्रोग्राम रखा होता है वहाँ, वो उनकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज में होता है, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें। जैसे जर्मनी में बजा रहा है तो जर्मन लैंग्वेज, वहाँ पे तो इंग्लिश लोग समझते हैं। लेकिन ऐसे मुल्क में भी बजाया जहाँ लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, तो वो क्या होता है ना कि जो प्रोग्राम नोट्स होते हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, और वो चेयर पे रखे होते हैं कि जो आ रहा है वो देख ले, पढ़ ले कि क्या हम सुनने जा रहे हैं। तो आपने शुरुआत तो विदेशों से की? शुरुआत तो मैंने हिंदुस्तान से ही की। आपने कहा बर्मिंघम? नहीं, वो एक वन ऑफ द कॉन्सर्ट्स मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने परफॉर्म किया तो इंडिया में पहले तो कहाँ ज्यादा आपने अपने को कंफर्टेबल महसूस किया, ज्यादा देश में या विदेश में? अलग अलग फीलिंग होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल। जब आप इंडिया में बजाते हैं तो आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा आप महसूस करते हैं कि आप अपने घराने को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सुनने समझने वाले आपके संगीत को शायद ज़्यादा आते हैं यहाँ। तो हमेशा जब आप मुल्क में अपने बजाते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को कि मैं एकदम सही तौर पर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं राग के, जो लॉज हैं, जो उसका कवानीन है, उसके हिसाब से मैं राग को डिलीवर कर सकूँ। बाहर भी आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन जो सुनने वाले यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा आपके म्यूज़िक को समझने वाले आते हैं, जज करने वाले कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं। और यहाँ पे जब आप बजाते हैं तो यहाँ पे अच्छे होते हैं, तभी आपको वो पदवी मिलती है उस्ताद की, या आप अच्छे कलाकार हैं, या आप इस काबिल हैं कि आप दूसरे मुल्कों में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकें। वो यहीं पे आपकी जजमेंट होती है इंडिया में पहले। अच्छा, सारंगी जो है, जब संगति जब होती थी या फिल्मों में जब भी सारंगी पीस आता है, सारंगी में फिल्म पीस आता है, तो उससे पैथोस ज्यादा, मतलब दर्द वाले ज्यादा, ये वो दर्द का जो संगीत है ना वो एक्सप्रेस ज्यादा किया गया है। क्योंकि सारंगी प्लेयर्स की सोच ये रही है कि शुरू से कि जब कोई मंत्री हमारे देश में बेचारे की डेथ होती है तो सारंगी प्लेयर बैठ के खराज अकीदत, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दे रहा है। तो वो एक सोच डेवलप हो गई। उसी सोच को हटाने के लिए मैंने एक ऐसा एल्बम किया था, डांस ऑफ द डेजर्ट, जिसमें डांस का म्यूजिक सारंगी पे कैसे बजता है। लोगों की ये सोच चेंज करने के लिए कि सारंगी कोई
रोने का ही साज नहीं है, हाँ ये हंसने का भी उतना ही साज है। और इसमें सौरंग इसलिए कहा गया कि इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट फीलिंग्स आप बयां कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, आप बजा सकते हैं। तो रोने को ज्यादा एक्सपोज किया गया है इसके सारंगी के जरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रोने का ही साज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप राजस्थान में जाएंगे तो लोग डांस कर रहे हैं उस साज के ऊपर, सारंगी पे। फोक अंदाज में जब आप देखेंगे तो उस पर कालबेलिया डांस हो रहा है जी, ये डांस हो रहा है जी, वो डांस हो रहा है। तो यानी कि डांस भी आप बजा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने सारंगी फंक एल्बम की, सारंगी रीडिफाइंड एल्बम की। उसमें तो कोई भी मैंने कुछ ऐसा मार्मिक सॉन्ग नहीं बजाया। आप सुनेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि सब डांस का ही म्यूजिक है उसमें। कार्यक्रम करने के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी घटना घटती है। कोई ऐसी घटना जो आप जी, बताना चाहेंगे? मैं लाहौर में बजा रहा था अपने पिताजी के साथ, तो मुझसे सारंगी नहीं मिल रही थी बड़ी देर तक। मेरे पिताजी बहुत गुस्से हुए और एक झापड़ उन्होंने स्टेज पे लगा दिया था। मैं बड़ा रोने लगा। तो वो उस वक्त के ऐसे वाकयात, पुराने सच्चे गुरु, उनको केयर नहीं है कि स्टेज पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। उनको ये है कि सारंगी क्यों नहीं ढंग से मिल रही। उन्हें हमेशा जिंदगी में उन्होंने सोचा तो सारंगी के बारे में, और वो अच्छे से अच्छी बजे, सही तौर पर, और ऐसी बजे कि लोग उससे खुश हों आपके बजाने से, उनको प्लेजर, उनको आनंद मिले आपके संगीत से। ये नहीं कि वो बेचारे परेशान हो जाएं कि क्या सुनाने बिठाते हैं। अब आप अपने शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं जी, जैसे आपको जिस तरह से सिखाया गया आप उसी तरह से सिखाते हैं, उसी बिल्कुल बिल्कुल पद्धति वही से- शिक्षा जो मुझे मिली है वही मैं अपने शागिर्दों को, जैसे अभी आपने सुना, वही मैंने अपने सखी एरिया अली जो मैं उनको सिखा रहा था, अपना पीयूष को, वो भी वही सीख रहे हैं। मेरे बच्चे अब्दुल्ला हद साबरी, असद साबरी, दोनों, वो भी दोनों सारंगी और गाना कर रहे हैं। तो दोनों मेहनत कर रहे हैं। और दूसरे शागिर्द भी हैं मेरे जो अच्छा काम कर रहे हैं, मालिक का करम है। तो आपके बच्चे भी उसको जी, वो भी अभी स्कूल गए हुए, नहीं तो उनको भी सुनवा दिया। तो बहुत ये है। अब ये बताएं कि हर कलाकार का अपने ख्वाब होता है, एक सपना होता है। अब बहुत कुछ आपने हासिल किया, लेकिन क्या आप हासिल और करना चाहते हैं? सपने, मैं एक चीज कहूंगा कि सपना देखना अच्छी चीज है, सपने देखने अच्छी चीज है, लेकिन सपनों में रहना थोड़ा नहीं चाहिए। रहना प्रैक्टिकल लेवल पे चाहिए। सपने देखने के लिए, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भी सपने देखता हूँ जैसे कि सब लोग देखते हैं, लेकिन मैं सपनों में रहता नहीं हूँ। मैं सपने देख के उनको कोशिश करता हूँ कि कैसे उनको पूरा कर सकें, और अभी भी देख रहा हूँ और देखता रहूँगा। मेरे ख्याल है जब तक मैं जिंदा हूँ और कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि कोशिश करने का नाम ही जिंदगी है। बिल्कुल, है ना। और आप हमेशा कार्यरत रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं आखिरी सांस तक। तो मेरा भी ऐसा सोचना है कि अंत तक मैं मेहनत करता रहूँ, सपने देखता रहूँ और उनको पूरा करने में कोशिश करता रहूँ। और जो आने वाली जनरेशन है उनको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो जनरेशन म्यूज़िक कर रही है, यंगस्टर्स हैं, कि आप ज़रूर वेस्टर्न म्यूज़िक भी करें, लेकिन अपने शास्त्रीय संगीत को ना भूलें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपना जो असली संगीत है, जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं स्कूलों में तो ये देखते हैं कि उनके यहाँ एक टीचर होता है स्कूल में जो रियल म्यूज़िक की उनको तालीम देता है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में क्या है कि बस जो टीचर हैं वो ग्रुप सॉन्ग ही सिखाते रहते हैं। उन बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सा कहाँ है, रे कहाँ है, गंधार कहाँ है, ये कौन सा साज है। सारंगी रखी भी है तो उसको वो सितार बोलते रहते हैं, या फ्लूट रखी है तो उसे कुछ और बोलते रहेंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के नाम क्या हैं। वो जब वो क्लास में जाएं, म्यूजिक की क्लास में, तो सबसे पहले वो 5 मिनट किसी भी अच्छे कलाकार का आलाप सुने, कोई अच्छे राग, आंखें बंद करके, जिसकी वजह से उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये नहीं कि सिर्फ कि जी 15 अगस्त आ गई है तो उस पर कोई देशभक्ति का गाना याद करा दिया, या कोई ग्रुप सॉन्ग स्कूल का है वो याद करा दिया। वो तो फिल्मी गाने भी उनको याद हो रहे हैं। लेकिन आपका काम यह है कि शास्त्रीय संगीत की भी थोड़ी शिक्षा देते रहें, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, आज जो देश के हालात हैं, बहुत माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में जो संगीत जो है, अपने संगीत की अपनी एक भाषा होती है। संगीत जी, मैं कहूँगा हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि लड़ाई झगड़े वाला। तो मैं यही कहूँगा कि अपने संगीत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मुल्क में, किसी भी पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल है हमारी दुनिया में
कि उसमें पुरसुकून जिंदगी का माहौल बने, अमन का माहौल बने, भाईचारगी का माहौल बने, मोहब्बत का माहौल बने और प्यार का माहौल बने। तो उसके लिए हमारा जो शास्त्रीय संगीत है खासकर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और मैं चाहूँगा कि पीस कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हों और लोग उसमें हिस्सा लें और मिल के संगीत करने की कोशिश करें, शास्त्रीय संगीत, और पैगाम दें, मैसेज दें, संदेश दें कि मौसीकी, म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमें सुनना, और वो भी शास्त्रीय संगीत का आलाप जो आपको एक पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करता है, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से जोड़ने में बहुत मदद करता है। अच्छा, आप सीखते रहे, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इसमें, परिवार का। जी, मेरी वाइफ भी एक म्यूजिकल फैमिली से आती हैं। उनके दादा बहुत बड़े गवैये, गाना गाते थे हमारे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के। उनका नाम था उस्ताद नासिर हुसैन खान, और वो बहुत ही मशहूर हुए अपने वक्त में। और मेरी वाइफ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, वो मुझे कभी परेशान नहीं करती जब मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ कॉन्सर्ट्स में। तो उनका सपोर्ट के बिना आप कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं। जब वाइफ अच्छी होगी, जब भी आप जहन से सुकून होंगे, जहनी सुकून में होंगे, तो अच्छा म्यूज़िक, अच्छी मौसीकी आप डिलीवर कर पाएंगे। और घर से जहनी सुकून में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौसीकी, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो जब तक आप पुरसुकून लाइफ में नहीं होंगे तो आप उसको सही से, या कोई भी क्रिएटिव आदमी जब क्रिएटिव काम करता है तो बड़ा ज़रूरी है कि वो एकाग्र होके, फोकस होके उस काम को करे। और फोकस जब भी ज़रूरी है जब वो कहीं से सुकून में होगा, खासकर अपनी पर्सनल लाइफ में। जब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी वाइफ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में, और हमेशा मुझे ये कहती हैं कि कीप मूविंग अहेड, कीप शाइनिंग इन द वर्ल्ड एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो आपने भी पीस, दुनिया के जो माहौल को बदलने के लिए मैंने पीस कॉन्सर्ट, जी पीस कॉन्सर्ट जालंधर में भी की, एक बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा रहा पंजाब। ये अपील जो है ना, एक और फिर से आप कर रहे हैं लोगों से। जी, मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से, देखने वालों से, सुनने वालों से, कि वो शास्त्रीय संगीत को ज़रूर सुने, क्योंकि हमारा जो खासकर जो शास्त्रीय संगीत है वो आपको एकाग्र रहने में, एक संतुष्टि जो होती है जीवन में, उसको अपने अंदर लाने में बहुत मदद करता है, और पुरसुकून ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करता है। पीसफुल लाइफ रहेगी आपकी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल मौसीकी में जो आलाप होता है, जो कंपोजिशन से पहले हम राग को दर्शाते हैं, उसकी स्लो मूवमेंट करते हैं, स्लो डेवलपमेंट करते हैं, उसको सुने और उसका आनंद लें, और अपने अंदर सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करें, और उससे आपकी लाइफ बहुत ही धैर्य वाली होगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे आप। रुगन जी, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार। मैं चाहूँगा, मेरी ये दुआ है, मेरी दुआएं आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपके जितने ख्वाब हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं जल्दी पूरे हों मालिक, और जो पीस और हार्मोनी की जो बात आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पीस और हार्मोनी आए। आमीन आमीन, मैं भी ये दुआ करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार। जी, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था सारंगी उस्ताद जनाब कमाल साबरी साहब से, जिन्हें सारंगी का सुल्तान भी कहा जाता है, कि जल्द ही एक फिर नई शख्सियत से करवाऊंगा बातचीत। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।